हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे श्याम श्याम। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पॉलिटी में इस सेशन में जो है वो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अब वो चाहे बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हो, मेन्स का एग्ज़ाम हो, या बिहार CDPO का एग्ज़ाम हो, या TRE 1 2 3 और 3 का एग्ज़ाम हो, उन सभी से जितने क्वेश्चन जो है वो हमारे अनुसूची और उससे थोड़े बहुत टॉपिक से जो पूछे गए हैं उन सभी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमारी जो है पॉलिटी की क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। पॉलिटी के अलावा हमारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस की भी क्लासेज लगातार चल रही हैं। तो सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लासेज का जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और निश्चित ही क्लास जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और क्वेश्चन जो है वो आपके काम में आएंगे। अब जो क्वेश्चन है वो यहीं से लगभग आगे पीछे और लैंग्वेज चेंज करके बनेंगे, तो आपको जो है वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर किया करिए। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और डेली PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे सेशन का पहला सवाल है वो अनुसूची से रिलेटेड है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको मिलान करना है कि संघीय सूची में कितने विषय हैं और राज्य सूची में कितने विषय हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है या समवर्ती सूची उसमें कितने विषय हैं। तो देखिए, संघीय सूची में हमारा 97 विषय हैं लगभग। ठीक है, तो ये हमारा सीधा सीधा मिलान हो जाएगा। और राज्य सूची की अगर बात की जाए तो इसमें हमारी 66 प्रविष्टियाँ हैं, और जो हमारी समवर्ती सूची है इसमें हमारी जो है वो 67 प्रविष्टियाँ हैं, 67 कह रहा हूँ, 47 प्रविष्टियाँ हैं। तो हमारा ये ऐसे मिलान होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए, संघीय सूची में जो है वो 97 विषय हैं और वर्तमान में जो है वो 98। ठीक है, और राज्य सूची में जो है वो 66 है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं तो 59 हैं। और समवर्ती सूची में जो है वो हमारे वर्तमान में 52 विषय हैं। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। ये जो आपका सवाल है वो BPSC का जो प्री का एग्ज़ाम था 2016 में पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि भूमि सुधार जो है ये किसके अंतर्गत आता है। अब ये संघ सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है। जो भूमि सुधार है वो हमारा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो ये हमारा राज्य सूची का विषय है, इसीलिए जो हमारा C विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो तीसरी सूची है इसमें जो है शपथ से रिलेटेड जो है वो चीज़ें दी गई हैं, इसीलिए हमारा जो B विकल्प है वो सही हो जाएगा। और ये सवाल आपका BPSC CDPO 2005 में पूछा गया सवाल है। देखिए, संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ एवं राज्य के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथों का तथा संसद एवं राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मतलब जितने भी सारे हमारे गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, एक प्रकार से नेता विधायक से लेके और जज तक का, उनका सभी जो है वो शपथ लेने की जो तकनीक है और गोपनीयता की वो हमारी किस में दी गई है तो तीसरी अनुसूची में या 3rd शेड्यूल में हमारी दी गई है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि हमारा क्या था कि कृषि जो था मतलब भूमि सुधार वो हमारा राज्य सूची का विषय था। पुलिस जो है ये भी हमारा राज्य सूची का विषय है, और जो है रक्षा भी हमारा जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा शिक्षा है वो हमारा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, शिक्षा जो है वो हमारा समवर्ती सूची का विषय है, इसीलिए जो है वो B विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए, रक्षा की बात है तो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात नहीं हो रही है, इसीलिए हम D विकल्प के साथ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए ही इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 1976 में हुआ था ये, और इसमें जो है धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया था।
ये ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के जरिए जो है वो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखिए, जो हमारा पुस्तकालय है वो भी हमारा 11वीं अनुसूची में आता है, ईंधन और चारा भी आता है और तकनीकी प्रशिक्षण भी आता है, लेकिन जो हमारा ग्रामीण खेल है वो हमारा जो है वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसकी रोकथाम के लिए, ठीक है, भारतीय संविधान की किस सूची में ये चीज़ें रखी गई हैं कि जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसकी रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। अब ये आपसे 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है। तो मैं बता दूं कि जो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम है ये हमारा 7वीं अनुसूची में रखा गया है, और हमारा जो है 7वीं अनुसूची में, तो ये जो हमारा है वो 7वीं अनुसूची में रखा गया है, और ये जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो सी विकल्प है समवर्ती सूची, ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला जो देखिए, अगर मैं आपसे बताऊं तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें जो है राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान शामिल है। तो ये हमारा चौथी अनुसूची में है। कौन सी? चौथी अनुसूची में है। जो सीटों का आवंटन है वो राज्यों की परिषद में, वो हमारा चौथी अनुसूची से रिलेटेड है, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ये जो सवाल है आपका वो बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया सवाल है। देखिए, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है, और भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। अब देखिए, 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जो ABCD करके काखा गागा करके बढ़ा दिया गया है, तो लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हो जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की रक्षा से संबंधित है। तो हमारी जो 5वीं अनुसूची है वो हमारा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका वो 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया सवाल है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ये ताज़ा पूछा गया सवाल है। हमारा देखिए, 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की रक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को जो है वो प्रतिवेदन देगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो हमारा जो 10वीं अनुसूची है वो हमारा दल बदल से संबंधित है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प होगा हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल आपका बीपीएससी CDPO 2005 में पूछा गया है। देखिए, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1925 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान है। तो अभी आपने ऊपर ही देखा कि कौन सी अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है, और ये आपका देखिए अभी हाल ही में पूछा गया सवाल है 70वीं बीपीएससी 2024 के री एग्ज़ाम में। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है, देखिए आप लोग एक्सप्लेनेशन में पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग PDF लेके जो है वो अच्छे से पढ़िएगा। अब हमारा जो अगला सवाल है वो उद्देशिका से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो सबसे पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न आता है, फिर समाजवादी आता है, फिर धर्मनिरपेक्ष आता है, और फिर जनवादी और गणतंत्र आता है। तो ये जो हमारा लास्ट वाला डी वाला विकल्प है, ये हमारा क्रम जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के
स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम क्या है पूछ लेता है, याद रखिएगा। सार्वधानिक, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जिसे बोलते हैं, जनवादी और गणतंत्र। तो ये सीरियल थोड़ा याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है। तो ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देखिए हमारा अगला सवाल है जो सेम इसी प्रकार का सवाल है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को कैसे? एक समाजवादी, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र के रूप में जो है वो घोषित किया गया है। इसीलिए जो हमारा जो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, जनतंत्र, गणतंत्र जो है ये हमारा भारत के बारे में ऐसा कहा गया है और भारत को ये घोषित किया गया है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? आपको बताना है कि भारत की जो प्रस्तावना है वो इनमें से किसके द्वारा, कौन से शब्दों से आरंभ होती है? तो इसमें देखिए सबसे पहले जो कहा गया है वो कहा गया है हम भारत के लोग, ठीक है। तो हम भारत के लोग जो है इसी शब्दों से जो है वो हमारी प्रस्तावना जो है वो आरंभ होती है और ये हमारा 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। अब देखिए आप जो है वो स्क्रीन पे जो है वो पूरे संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है उसको देख पा रहे होंगे और आप लोग अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, उसको नोट कर लीजिए और जो मैंने अभी क्रम बताया है वो भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग एक बार ठीक से देख लीजिए स्क्रीन पे जो है वो जो भारत की हमारी प्रस्तावना है वो सारी की सारी एक बार ठीक से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखिए एक्सप्लेनेशन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों से जो है वो शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है और इसका अर्थ जो है जनता में जो है वो सर्वशक्तिमान है, जनता ही सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। जनता जब चाहे वो राष्ट्रपति को बदल सकती है और प्रधानमंत्री को भी बदल सकती है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए और इसका सही क्रम लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है सार्वभौमिक, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा तो हमारा सार्वभौम आएगा या जिसको हम सार्वभौमिक कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा तो उसके बाद समाजवादी आएगा और उसके बाद हमारा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष आएगा। उसके बाद हमारा प्रजातांत्रिक गणतंत्र आएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो है वो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो देखिए डी, क्योंकि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो है वो मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें कब जोड़ा गया था? तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो है ये दो शब्द जो है वो जोड़े गए थे। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मैंने आप सभी को बताया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या जिसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं ये दो शब्द जो है वो जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये कब हुआ था? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है वो 3 नए शब्द जो है वो जोड़े गए थे। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? देखिए बार बार आपसे पूछा जा रहा है तो एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन से कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? देखिए फिर से आपसे पूछ लिया और आपकी बार 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया। तो आप सभी जानते हैं कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है और अखंडता ये 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे। तो यहाँ पे आपसे 2 शब्द पूछ रहा है तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो है ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, अब देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर
तो ये स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी सिफारिश पर जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ठीक है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित कौन करता है, तो ये जो है जो संविधान की प्रस्तावना है, कौन सी संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमें क्या कहती है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो जो संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, इसे ही जो है वो संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है, बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में ये सवाल पूछा गया है और सी विकल्प जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है शासन प्रणाली से। देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति क्या है भारत की ये संविधान की प्रकृति में क्या है, ये संघीय है किंतु भावना में जो है वो एकात्मक है। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए संविधान वेत्ताओं ने भारत को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया है और संघात्मक तथा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्र सरकार में होती है। इसमें प्रांतों को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक वह संविधान है जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों में विभाजन रहता है। ठीक है। दोनों सरकारें जो है अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक है। तो भारत का संविधान कैसा है, तो प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में जो है वो एकात्मक है। ठीक है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ठीक है। तो जो हमारा संविधान है, संविधान जो है वो हमारा सर्वोच्च है और इसी के अधीन जो है वो पूरा सिस्टम रहता है और सभी को इसी के अधीन चलना पड़ता है। और ये आपका जो है वो 45वीं बीपीएससी और यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया सवाल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। और आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो याद रखिएगा लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हम देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। ठीक है। तो सरकार जो है कौन सा कथन सही है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि शासन की प्रणाली जो है वो सामान्यतः दो पद्धतियों में होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन को अपनाया गया है और संसदीय शासन जो है वो व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है। ठीक है। संसदनात्मक जो है शासन व्यवस्था कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों के न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जो है वो जवाबदेह नहीं है। ठीक है। प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए जो हमारा ई विकल्प है वो सही है। अब देखिए हम देखते हैं हमारा ऑप्शन। देखिए विधायिका न्यायपालिका के प्रति जो है वो जवाबदेह है, तो ये हमारा सही है। और विधायिका जो है वो कार्यपालिका के प्रति भी जवाबदेह है, ये भी हमारा सही है। हमारे दो ऑप्शन हमको सही मिल गए। ठीक है। तो हमारा क्या है कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही हो जाएगा। आपसे सीधे सीधे कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। ठीक है। तो यहाँ जो है जनता जो है सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया सवाल था। अब देखिए अगला सवाल जो है वो आपसे पूछ रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। आपको बताना है कि भारतीय शासन में जो है विभाजन की जो प्रणाली है वो किससे संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो, तो हमारा जो सी विकल्प है नीति और कार्यान्वयन इससे संबंधित है, तो ये हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। तो त्वरित निर्णय, लचीलापन और बड़े देशों के लिए आदर्श और कानून की एकरूपता। तो देखिए बड़े देशों के लिए आदर्श जो है ये हमारा जो है वो सही नहीं है, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा।
तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।